अतुल और विकास शहर में बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। अतुल का घर शहर में ही था, जबकि विकास गांव से शहर पढ़ाई के लिए आया था। विकास हॉस्टल में रहता था और सिर्फ छुट्टियों में ही अपने घर जाया करता था। उसका घर शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर था। विकास अपने गांव के बारे में अक्सर बताया करता था। वह अपने गांव के बारे में दो अजीब बातें बताया करता था। पहली ये कि उसके गांव में जात पात की ऊंच नीच नहीं है, और दूसरी ये कि उसके गांव में रात के समय कोई बाहर नहीं निकलता है। अतुल को इन दोनों ही बातों में कोई विशेषता नज़र नहीं आती थी, इसलिए उसने कभी विकास से इस बारे में ज़्यादा नहीं पूछा। लेकिन हाँ, वह एक बार विकास के गांव घूमने ज़रूर जाना चाहता था, क्योंकि उसने गांव कभी नहीं देखा था। इस बार विंटर ब्रेक में अतुल ने विकास का गांव देखने का प्लान बनाया था। विंटर ब्रेक स्टार्ट होने पर अतुल ने सारी पैकिंग की और अतुल के साथ उसके गांव के लिए निकल गया। अतुल गांव देखने के लिए काफ़ी उत्साहित था। पूरा रास्ता हंसते गाते गुजर गया और अतुल विकास के गांव पहुंच गया। बस से उतरकर रिक्शा से दोनों घर के लिए निकल गए। गांव पहुंचकर अतुल ने देखा कि चारों ओर एक अजीब सा सूनापन गांव में पसरा हुआ था। अतुल ने अब तक गांव या तो फिल्मों में देखा था या फिर इसके बारे में कहानियों में सुना था, लेकिन विकास का गांव ऐसा नहीं था जैसा वह सोचता था। अतुल को लगा कि शायद असल में गांव ऐसे ही होते हैं। विकास अतुल को लेकर घर पहुंचा। उसके माता पिता दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। रात में सोते समय विकास के पिता ने अतुल को समझाया कि रात में किसी भी वक्त ना तो बाहर जाए और ना ही किसी के खटखटाने पर दरवाज़ा खोले। सुनकर अतुल को अजीब तो लगा, लेकिन वह कुछ न बोला। वह सोने से पहले सोचता रहा कि ऐसा क्यों है। फिर उसे नींद आ गई। दिन में सफ़र की थकान के कारण पूरी रात वह सोता रहा। अगली सुबह नाश्ते के बाद अतुल ने विकास से गांव घूमने की बात कही। इस पर विकास ने कहा कि वैसे तो हमारे गांव में घूमने लायक कोई जगह नहीं है, लेकिन तुम कहते हो तो चलो। दोनों यूं ही पैदल गांव में एक ओर चल दिए। अतुल ने देखा कि गांव में एक तरफ बने घरों में लोग रहते हैं, जबकि गांव के दूसरे हिस्से में बने सभी घर वीरान हैं। उनमें कोई नहीं रहता है। सभी घर खंडर बन चुके हैं। लगता था मानो पूरी बस्ती उजड़ गई हो। अतुल ने विकास से इसकी वजह पूछी, लेकिन वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद अतुल ने विकास से कहा, मुझे अपने गांव के खेत तो दिखाओ। इस पर विकास बोला, हमारे गांव में खेती नहीं होती है। अतुल ने पूछा, क्यों? इसके जवाब में विकास अतुल को एक ओर ले गया। उसने दिखाया कि गांव में बहुत सारी ज़मीन बिल्कुल खाली पड़ी है। विकास ने बताया कि इस ज़मीन पर कभी खेती होती थी, लेकिन आज ये ज़मीन बंजर हो चुकी है। इस पर कोई खेती नहीं की जा सकती है। गांव के लगभग हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य दूसरे गांव या शहर में जाकर काम धंधा करता है। अतुल ने इस पर कहा, तुम्हारे गाँव की आबादी बहुत कम है। रात के समय कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। गाँव के इतने सारे उजाड़ वीरान घर और अब ये बंजर खेत, आखिर तुम्हारे गांव में ऐसा क्या है? क्यों ये गांव इतना अजीब है? इस पर विकास थोड़ा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं ठीक से नहीं दे पाऊंगा, और अगर मैंने जवाब दे भी दिया तो तुम इस पर यकीन नहीं करोगे। इस पर अतुल बोला, तुम मुझे बताओ, मैं यकीन करूंगा। विकास कुछ देर चुप रहा और बोला, चलो किशन काका के पास चलते हैं। अतुल ने पूछा, ये किशन काका कौन है? विकास ने जवाब दिया, वे इस गांव के कुछ बहुत पुराने लोगों में से एक हैं। वे तुम्हारे हर सवाल का एकदम सही जवाब देंगे। फिर वे दोनों गांव में एक और बने घर में पहुंचे। अतुल ने वहां आंगन में खेल रहे एक बच्चे से पूछा, किशन काका कहाँ हैं? उसने बताया, वे पीछे बकरियों के साथ हैं। दोनों घर के पीछे पहुँचे, जहाँ एक लगभग 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति भेड़ बकरियों से घिरा हुआ था। सभी भेड़ बकरियाँ उसके हाथ से घास खा रही थीं। विकास ने दूर से ही कहा, किशन काका कैसे हो? उन्होंने सर उठाकर देखा और मुस्कुराकर बोले, अरे विकास, कब आया? आजा, बैठ। विकास उनके पास गया और बोला, काका कल ही आया हूँ। ये मेरा दोस्त है अतुल, मेरे साथ ही पढ़ता है। काका बोले, अच्छा। विकास ने फिर कहा, काका ये हमारे गांव के बारे में जानना चाहता है कि क्यों ये इतना अजीब है। आप हमें कुछ बताइए। किशन काका इस पर गंभीर हो गए और बोले, जो गुज़र गया उसे कोई बदल नहीं सकता। क्या करोगे इसे जानकर?
अतुल और विकास के ज़िद करने पर वे तैयार हो गए और उन्होंने बताना शुरू किया। आज से लगभग 40 साल पहले ये गांव ऐसा नहीं था। यहाँ खेती भी होती थी, कोई घर वीरान न था, रात को घर से बाहर जाने की पाबंदी भी न थी। लेकिन एक बात ऐसी थी जो शायद इन सभी बातों पर भारी थी, और वे थी जात पात का भेदभाव। गांव में उस तरफ जो आज वीरान पड़े घर हैं, वे कभी ऊंची जात वाले लोगों के थे। गांव में इस तरफ रहने वाले लोगों को वो बहुत नीचा समझते थे। ऊंची जात वालों का उठना बैठना, उनके कुएं, यहाँ तक कि मंदिर और पूजा स्थल भी अलग थे। नीची जात वालों को उनके आसपास जाने की भी इजाज़त नहीं थी। ऊंची जात वाले नीची जात वालों की बेइज्जती करने और उन पर अत्याचार करने का कोई मौका चूकते नहीं थे। उन्हीं में से एक था चौधरी रूप सिंह। रूप सिंह के 2 छोटे भाई थे, चौधरी हरि सिंह और चौधरी महेंद्र सिंह। रूप सिंह बेहद पैसे वाला व्यक्ति था। हवेली जैसा घर, गाड़ियाँ और ज़मीन जायदाद का तो ठिकाना ही ना था। इतना होने पर भी वे एक नंबर का लालची इंसान था। वे अपने खेतों पर काम करने वाले गरीब मज़दूरों की मजबूरी का खूब फ़ायदा उठाता था। अपनी ज़मीन जायदाद को बढ़ाने के लिए वे गरीब किसानों को ब्याज पर पैसा देता और उनके पढ़े लिखे ना होने का फ़ायदा उठाकर पैसा ना लौटाने की स्थिति में उनकी ज़मीन हड़प लेता था। गांव में रहने वाली गीता ने भी अपनी ज़मीन रूप सिंह के पास गिरवी रखवा रखी थी। दरअसल गीता विधवा थी। उसके 2 बेटे थे। पति के मर जाने के बाद उसने अकेले ही मिट्टी के बर्तन बनाकर दोनों बच्चों को पाला पोसा। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, दोनों बच्चों को खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। उसका बड़ा बेटा विशाल काफ़ी होनहार था। शहर के मेडिकल कॉलेज में उसका नाम आ गया था। बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए गीता ने खुशी खुशी उसे शहर भेज दिया। पढ़ाई का खर्च पूरा करने के लिए ही गीता ने अपनी ज़मीन रूप सिंह के पास गिरवी रखी थी। लेकिन अपनी चालबाजी से रूप सिंह ने गीता की ज़मीन भी हथिया ली। छुट्टियों में विशाल जब घर आया तो उसे रूप सिंह की हरकत का पता चला। उसने अपनी माँ से कहा कि रूप सिंह के पास ज़मीन रखने की क्या ज़रूरत थी। वे सीधा रूप सिंह के पास गया और उससे पूछा कि किस हिसाब से कुछ ही महीनों में हमारी ज़मीन ब्याज के पैसों के बदले तुम्हारी हो गई। रूप सिंह ने जवाब दिया, तेरी माँ का अंगूठा लगा कागज़ मेरे पास है, वह सबूत है। मुझे अब किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। इस पर विशाल बोला, तो अब आप कोर्ट में ही अपनी सफाई देना। कहकर विशाल चला गया। एक छोटी जात का लड़का जो कुछ सालों में डॉक्टर बन जाएगा। पहले तो ये बात ही ऊंची जात वालों को चुभती थी, और अब उसका इस तरह धमकी देकर जाना रूप सिंह मन ही मन तिल मिला उठा। विशाल एक पढ़ा लिखा लड़का था। वह जानता था कि पुलिस में रिपोर्ट करने से रूप सिंह का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर रूप सिंह पर चालसाजी का मुकदमा दर्ज कर दिया। कोर्ट से रूप सिंह को नोटिस भेजा गया। रूप सिंह को कोर्ट में पेश होना था। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी कि विशाल ने रूप सिंह को कोर्ट में चुनौती दी है। दूसरी तरफ ऊंची जाति के लोग इसे छोटी जाति के द्वारा अपना अपमान समझ रहे थे। सभी में गुस्सा था, खासकर रूप सिंह और उसके भाई हरि सिंह तथा महेंद्र में। उस दिन विशाल और रूप सिंह की कोर्ट में पेशी थी। पेशी में दोनों को अगली सुनवाई के लिए तारीख दे दी गई। रूप सिंह अपने भाइयों के साथ घर तो लौट आया, लेकिन उसके दिल में नफरत और बदले की आग धधक रही थी। उसी रात रूप सिंह अपने भाइयों और कई लठैतों के साथ विशाल के घर पहुंचा। रूप सिंह के भाई विशाल और उसके छोटे भाई को घर से घसीटते हुए बाहर लाए। घर के सामने ही पहले दोनों को बुरी तरह से पीटा गया। उनकी माँ गीता सभी से रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उन लोगों पर नफरत का जुनून सवार था। उन्होंने गीता की एक न सुनी। फिर दोनों को घर के सामने ही थोड़ी दूर पर बने एक पेड़ से बांध दिया गया। दोनों भाई चिल्लाते रहे, लेकिन ऊंची जात वालों के खौफ के आगे अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत कोई न कर सका। उसके बाद दोनों को पेड़ से बांधकर वहशियों की तरह पीटा गया। गीता गांव के एक एक घर का दरवाज़ा पीटती रही, चिल्लाती रही कि मेरे बच्चों को बचा लो, मदद करो। लेकिन रूप सिंह के खौफ का सामना करने की हिम्मत किसी में न थी। चीखती चिल्लाती दौड़ती और रोती बिलखती गीता इस अत्याचार को ज़्यादा देर सह न सकी और आखिरकार बेहोश होकर वहीं ढेर हो गई। पूरी रात विशाल और उसके भाई को पीटा गया। सुबह होने से पहले ही दोनों ने दम तोड़ दिया। रूप सिंह और उसके साथी उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। सुबह होने पर गीता को होश आया
अपने बच्चों की लाशें इस हालत में देखकर वे पागल सी हो गई। वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई और बहुत देर तक रोती रही। गांव वाले अब धीरे धीरे घरों से बाहर आने लगे और उससे हमदर्दी जाहिर करने की कोशिश करने लगे। फिर अचानक गीता उठी और एक तरफ दौड़ी। कुछ लोग उसके पीछे दौड़े, लेकिन गीता ने खेत में बने कुएं में छलांग लगा दी। इस प्रकार गीता का छोटा सा परिवार पूरी तरह ख़त्म हो गया। अगले दिन पुलिस आई। किसी ने रूप सिंह के खिलाफ बयान नहीं दिया। रूप सिंह पर कोई कानूनी कार्रवाई न हुई। रूप सिंह को लगा कि उसने अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लिया और नीची जाति पर उसका दबदबा भी कायम रहा। किस्सा ख़त्म हुआ, लेकिन किस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इस बात को अभी सिर्फ 2 ही दिन बीते थे कि पता चला कि रूप सिंह अपने घर की सीढ़ियाँ उतरते हुए गिर गया है। उसके सिर में गहरी चोट आई। उसे अस्पताल ले जाया गया। मरहम पट्टी के बाद उसे घर वापस ले आए, लेकिन उसका दिमाग अपने काबू में न रहा। वे पागलों जैसी हरकतें करने लगा। वह अक्सर घर से बाहर निकल जाता। कभी सड़क पर बैठकर भीख मांगता, कभी अपने बाल नोचता, कभी अचानक चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता और कहता कि मुझे वे ले जाएगी। कोई उसकी बात समझ न पाता। उसके भाई उसे कभी गलियों से तो कभी सड़क से पकड़ कर लाते। गुजरते समय के साथ उसका पागलपन बढ़ता गया और आखिरकार उसे पागल खाने में भर्ती कराया गया, जहाँ से कुछ दिनों बाद उसकी मौत की खबर आई। डॉक्टर्स का कहना था कि उसके दिमाग की नस फट गई है। अभी रूप सिंह की चिता जले थोड़ा वक्त ही बीता था कि उसका भाई महेंद्र खेत पर ट्यूबवेल स्टार्ट करते समय करंट लगने से मारा गया। बिजली ने उसे तब तक पकड़े रखा जब तक उसके जिस्म से खून की एक एक बूंद जल ना गई। उसका पूरा बदन काला पड़ गया था। दूसरा भाई हरी एक दिन जब घर से गया तो वापस न लौटा। उसे बहुत खोजा गया, लेकिन नहीं मिला। लगभग 10 दिन बाद उसका सड़ा गला जिस्म जंगल से मिला। लोगों को अब लगने लगा था कि ये सब गीता की बद्दुआ की वजह से हो रहा है, और फिर धीरे धीरे ऊंची जाति के दूसरे घरों पर भी मुसीबतें आनी शुरू हो गईं। एक परिवार शहर से गांव लौटते समय ट्रक की चपेट में आ गया। सभी लोग मारे गए। रात को सोते समय एक घर में न जाने कैसे आग लग गई और सभी जल गए। हादसों का सिलसिला जारी रहा। ऊंची जात के सभी लोग ये मान चुके थे कि गीता के साथ जो भी कुछ हुआ उसी का खामियाजा सब भुगत रहे हैं। इसलिए बचे हुए परिवार एक एक करके गांव छोड़ने लगे और दूसरे गांवों या शहर में जाकर बसने लगे। इस तरह ऊंची जात की व्यवस्था वीरान हो गई। गांव में बच गए बाकी लोगों को लगा कि गीता का बदला पूरा हुआ। वे खुश थे कि उन्हें भी ऊंची जात के अत्याचारों से मुक्ति मिली। अब कुछ नहीं होगा, लेकिन वे भी गलत थे। गीता के परिवार को ख़त्म करने वाले अगर रूप सिंह और उसके भाई थे, तो इस बर्बादी में काफ़ी हद तक जिम्मेदार वे गांव वाले भी थे, जो उस रात गूंगे बहरे बने अपने घरों में छिपे रहे। कुछ ही समय के बाद रात के समय गीता के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कई लोगों ने ये आवाज़ें बिल्कुल साफ सुनी। आवाज़ें उसी पेड़ के पास से आती थीं जहाँ उसके बेटे को मारा गया था, और वे गीता की ही आवाज़ें थीं। फिर उसके बाद ये आवाज़ें अक्सर रात को गांव की गलियों में भी सुनाई देने लगीं। आधी रात के बाद किसी दिन अचानक किसी घर का दरवाज़ा खटखटाया जाने लगा। बाहर से आवाज़ आती, मेरे बच्चों को बचा लो, मेरी मदद करो। ये वही आवाज़ें थीं जो बेटों की हत्या किए जाने पर गीता के मुंह से निकल रही थीं। जो भी रात के समय दरवाज़ा खटखटाने पर दरवाज़ा खोलता, उसे बेहद भयानक रूप में गीता सामने दिखती। न जाने उस पर क्या जादू होता कि वह उसके पीछे चल देता, और फिर अगले दिन उसकी लाश खेत में बने उसी कुएं में मिलती जहां गीता ने आत्महत्या की थी। उसके बाद गांव के सभी खेत उजड़ गए, ज़मीनें बंजर हो गईं, काम धंधे ख़त्म हो गए। लोग दूसरे गांव और शहरों में जाकर काम करने लगे, और आज हमारे गांव की जो हालत है वे तुम्हारे सामने है। गीता की आत्मा आज भी अक्सर रात को चुड़ैल के रूप में हमारे गांव में आती है, दरवाज़ों को खटखटाती है और गांव वालों को उनके किए का एहसास दिलाती है। उसके श्राप से आज भी हमारा गांव बंधा हुआ है। जो गांव छोड़कर जा सकते थे वे चले गए, और कुछ अब भी इस श्राप के साथ ही जी रहे हैं। अपनी बात कहकर किशन काका चुप हो गए। अतुल कुछ देर चुप रहा। उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। फिर विकास और अतुल किशन काका के पास से उठे और घर आ गए। पूरे दिन अतुल का मन किसी चीज़ में न लगा।
उसके दिल दिमाग में किशन काका की बातें गूंज रही थी। रात को उसका दिल बेचैन था। वह सोच रहा था कि क्या आज भी गीता आएगी या नहीं। घर के बाकी लोग सो चुके थे। उसे भी अब नींद आ रही थी कि अचानक दरवाजे को किसी ने ज़ोर से खटखटाया। रात के सन्नाटे में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सीधे अतुल के दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ी। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा। और फिर गीता की वही रोने की आवाज़। सर्दियों की रात में भी अतुल का जिस्म पसीने से भीग गया। वह पूरी तरह रज़ाई में छिप गया और गीता के चले जाने की कामना करता रहा। आखिरकार वे आवाज़ें धीरे धीरे दूर होने लगीं और फिर बंद हो गईं। अतुल रात भर सो ना पाया और अगले दिन सुबह ही अपना सामान बांधकर घर के लिए निकल पड़ा। 1 हफ्ते की छुट्टी पर आया अतुल सिर्फ 2 दिन में वापस लौट गया और पीछे छोड़ गया रहस्य और वीरानगी से भरा अपने दोस्त विकास का गांव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और सपोर्ट करें हमारे चैनल को, ताकि हम आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग और रियल स्टोरीज़ आपके लिए लाते रहें।